Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So today we will start a new topic, digestion and absorption of carbohydrates. हमने बेसिकली पहले डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पढ़ी. उसमें हमने नॉर्मली ये पढ़ा था कि हर ऑर्गन का क्या काम है और पूरे जीआई ट्रैक का क्या फंक्शन है और क्या एसोसिएटेड सिक्रीशंस होती हैं और वो किस तरीके से डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में हेल्प आउट करते हैं. अब हम तीनों मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की अलग अलग डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और उनके मेटाबॉलिज्म्स पढ़ेंगे. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद कार्बोहाइड्रेट्स. उसकी पहले हम डाइजेशन देख लेते हैं और फिर एब्जॉर्प्शन देखेंगे. Digestion of carbohydrates. The most important dietary carbohydrates nutritionally are polysaccharides and disaccharides, because free monosaccharides are not commonly present in diet and are present only in significant quantities. ठीक है, insignificant quantities. तो आपकी जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इसका मतलब ये है कि जिन कार्बोहाइड्रेट्स की हम डाइजेशन अभी देखेंगे कि किस तरीके से ब्रेक डाउन होते हैं, किस तरीके से कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं. तो उसमें ये बात याद रखें कि हमने पॉलीसैकेराइड्स को पढ़ना है और डाइसैकेराइड्स को पढ़ना है. जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं वो टिपिकली आपकी डाइट में फ्री फॉर्म में नहीं होते हैं. जो होते हैं वो बहुत कम क्वांटिटीज़ में होते हैं और वो उनके ऊपर एसच इतनी डाइजेशन होती नहीं है, वो सीधा आपके ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब होते हैं. ठीक है, तो हम पॉलीसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स को देखेंगे कि ये किस तरीके से किस किस ऑर्गन में जाके कितना ब्रेक डाउन होते हैं. सम फ्री ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर प्रेजेंट इन हनी, सर्टेन फ्रूट्स एंड इन प्रोसेस्ड फूड्स सच एज हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप. तो जो थोड़ा बहुत अगर डाइट में प्रेजेंट है ना, तो वो है थोड़ा फ्री ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो कि हनी में होता है. कुछ फ्रूट्स हैं उनके अंदर प्रेजेंट होता है. और जो हमारे हाईली प्रोसेस्ड फूड्स हैं ना, जैसे हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप, इनके अंदर होता है. हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप नॉर्मली आपके काफ़ी प्रोसेस्ड फूड्स में डाला जाता है उनको मीठा टेस्ट देने के लिए. ठीक है, और हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप आपका मैन मेड प्रोडक्ट है. इट्स एन आर्टिफिशियल स्वीटनर. Polysaccharides and disaccharides must be hydrolyzed to their constituent monosaccharides, and for that they have enzymes. Polysaccharides और disaccharides उनके constituent monosaccharides में हाइड्रोलाइज होते हैं. ठीक है, और इनको हाइड्रोलाइज करने के लिए हर किसी को हाइड्रोलाइज करने के लिए अलग से एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, इन सारे के सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को जो कि कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेक डाउन करते हैं, इन सब को कलेक्टिवली ग्लाइकोसाइड्स कहा जाता है. ठीक है, ग्लाइकोसाइडेजेस. ठीक है, मतलब आपके कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट ब्रेकिंग एंजाइम्स. ठीक है, उनको कभी कभार हम कार्बोहाइड्रेजेस भी कहते हैं. दिस इज़ जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, लेकिन नॉर्मली हम ग्लाइकोसाइडेजेस बुलाते हैं उनको. तो शुरू करते हैं. पहले डाइजेशन ऑफ पॉलीसैकेराइड्स देख लेते हैं और उसके बाद डाइजेशन ऑफ डाइसैकेराइड्स देख लेते हैं. सबसे पहले माउथ में डाइजेशन स्टार्ट होती है. कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन माउथ में ही स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, तो माउथ में जो की एंजाइम है वो है सलाइवरी अमाइलेज, अल्फ़ा अमाइलेज. ये स्पेसिफिकली हाइड्रोलाइज कर रहा होता है अल्फ़ा 1 to 4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस को. ठीक है, अच्छा देखिए ये बात याद रखिएगा कि ना ज़्यादातर हमारी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट की ब्रेकडाउन वही कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेकडाउन होती हैं जो अल्फ़ा की फॉर्म में होती हैं. ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत कम एंजाइम्स, एसच एंजाइम्स नहीं होते बीटा की बॉन्ड्स की ब्रेकडाउन के लिए. ठीक है, और वो अगर होते हैं तो कम होते हैं. ठीक है, तो इसीलिए अल्फ़ा एक कॉमन है. ठीक है, तो जो की एंजाइम है वो सलाइवरी अमाइलेज है, या आप उसको सलाइवरी अल्फ़ा अमाइलेज कहते हैं. ठीक है, ये
1 to 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस को ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। द बीटा 1 to 4 बॉन्ड्स ऑफ सेल्यूलोज, द बीटा, अच्छा तो इसका मतलब ये है कि जो बीटा बॉन्ड्स होते हैं जैसे सेल्यूलोज में, लैक्टोज में और स्टार्च अमाइलोपेक्टिन में, वो सब के सब अमाइलेज उनके ऊपर वर्क नहीं कर सकता। अमाइलेज का काम है सिर्फ 1 to 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस पे काम करना, ठीक है। तो सेल्यूलोज में बीटा 1 to 4 बॉन्ड्स होते हैं, लैक्टोज में बीटा 1 to 4 बॉन्ड्स होते हैं, स्टार्च अमाइलोपेक्टिन में 1 to 6 लिंकेजेस होते हैं। तो ये सब के सब सलाइवरी अल्फा अमाइलेज नहीं ब्रेक डाउन कर सकता, ठीक है। तो फिर ये क्या करता है, ये सिर्फ स्टार्च पे एक्ट करता है, ठीक है। Given the short period of time that the food is in the mouth before being swallowed, this phase of digestion produces a few monosaccharides. क्योंकि माउथ में सिर्फ थोड़ी देर के लिए फूड रहता है, हम उसको बस चबा के निकल लेते हैं, तो इसीलिए अल्फ़ा अमाइलेज को ज़्यादा टाइम नहीं मिलता स्टार्च की ब्रेक डाउन करने के लिए, तो बहुत थोड़े मोनोसैकराइड्स हमें मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं बताती चलूँ कि इसीलिए कहा जाता है कि खाना तहम्मुल से खाएं और चबा के खाएं, ठीक है। जितना ज़्यादा आप स्लोली और जितना ज़्यादा आप अच्छा फूड चबा के फिर निकलेंगे, उतना सलाइवरी अमाइलेज को भी टाइम मिलेगा कार्बोहाइड्रेट की ब्रेक डाउन के लिए, और दूसरा बॉडी को और स्टमक के मसल्स को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी फूड को काइम में चर्न करने के लिए, ठीक है। तो अंदर आपके जो ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता, ज़्यादा दबाव नहीं पड़ता। और तीसरा, जितनी देर हम फूड मुंह में चबा रहे होते हैं उतनी देर में पेनक्रियाज को, स्टमक को, स्मॉल इंटेस्टाइन, इन सब को टाइम मिल जाता है डाइजेस्टिव जूसेस और सिक्रीशन सिक्रीट करने के लिए। मतलब इतनी देर में बॉडी रेडी हो जाती है टू डाइजेस्ट द फूड, ठीक है। अच्छा, द सलाइवरी अमाइलेज एक्शन कंटिन्यूज इन द माउथ until the gastric acid penetrates the food bolus and lowers the pH sufficiently to inactivate the enzyme. अच्छा, आपका सलाइवरी अमाइलेज जो है वो माउथ में काम कर रहा होता है, फिर जब तक वो स्टमक में जाता है और फूड बोलिस के अंदर आपका HCl नहीं पेनिट्रेट कर जाता, ठीक है, गैस्ट्रिक एसिड आप जो है नहीं पेनिट्रेट कर जाता, तब तक अमाइलेज जो है काम करता रहता है। जैसे ही वो फूड उसके साथ एक्टिवेट हो जाता है, वैसे ही फूड की पीएच जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, एसिडिक हो जाती है, और सलाइवरी अमाइलेज एसिडिक पीएच पे काम नहीं कर सकता, तो सलाइवरी अमाइलेज इनएक्टिवेट हो जाता है। तो उतने टाइम तक वो उसकी डाइजेशन करता है। इस टाइम तक स्टार्च जो है उसकी थोड़ी बहुत डाइजेशन हो गई होती है, मतलब स्टार्च की थोड़ी बहुत हाइड्रोलाइजेशन हो गई होती है, और वो डेक्स्ट्रिन्स प्रोवाइड कर चुका होता है, ठीक है। डेक्स्ट्रिन्स क्या होते हैं? ये शॉर्ट चेन पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, ठीक है। डेक्स्ट्रिन्स में शॉर्ट चेन पॉलीसेक्राइड और माल्टोज होता है, ठीक है। तो रिवीजन कर रहे हैं हम। माउथ में कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन स्टार्ट होती है, ठीक है। माउथ में होता है सलाइवरी अल्फा अमाइलेज, ठीक है। ये 1 to 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस पे एक्ट करता है। इसका मतलब है ये सिर्फ स्टार्च पे एक्ट करेगा, क्योंकि स्टार्च के अंदर 1 to 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस होते हैं, मतलब स्टार्च के एक्चुअली अमाइलोज पे एक्ट कर रही है, ठीक है। तो अब ये उसके ऊपर एक्ट करता है और उसको वो कन्वर्ट कर देता है डेक्स्ट्रिन में, ठीक है। और ये एक्ट सिर्फ जितनी देर तक करता है जितनी देर तक फूड स्टमक में आता है। स्टमक में पीएच एसिडिक होती है, इसलिए ये एंजाइम इनएक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। ये हम आपकी पिक्चर से देखेंगे। देखें, आपका जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो अल्फा अमाइलेज सिक्रीट करते हैं। ये अल्फा 1 to 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स हाइड्रोलाइज करता है और ये दे देता है अमाइलोज में करता है, और ये डेक्स्ट्रिन्स दे देता है। मतलब अमाइलोज के ऊपर सलाइवरी अमाइलेज एक्ट करता है और डेक्स्ट्रिन्स दे देता है, ठीक है। अमाइलोपेक्टिन के ऊपर भी सलाइवरी अमाइलेज एक्ट करता है और डेक्स्ट्रिन्स दे देता है, ठीक है। लेकिन अमाइलोपेक्टिन में सिर्फ अल्फा 1 to 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स पे एक्ट करेगा ये। अच्छा, अब स्मॉल इंटेस्टाइन पे आ जाए। इन स्मॉल इंटेस्टाइन नियरली ऑल डाइटरी स्टार्चेस एंड डाइसैकराइड्स आर हाइड्रोलाइज्ड। तो ज़्यादातर आपकी सारी की सारी स्टार्चेस और डाइसैकराइड्स स्मॉल इंटेस्टाइन में हाइड्रोलाइज होती हैं, ठीक है।
बाय ग्लाइकोसाइडेजेस टू द स्पेसिफिक मोनोसेक्राइड यूनिट्स, ठीक है। तो ज़्यादातर आपकी जो डाइजेशन होती है प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट की, माउथ में थोड़ी बहुत स्टार्ट होती है, स्टमक में स्टॉप हो जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में सारी की सारी डाइजेशन बाकी की होती है। अच्छा, अब डेक्स्ट्रिन्स जो बन गए थे उनके ऊपर अल्फा एमाइलेज फ्रॉम पेनक्रियाज एक्ट करता है। पहले अल्फा एमाइलेज इन सलाइवरी ग्लैंड्स था, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जब जाते हैं तो पेनक्रियाटिक जूस में अल्फा एमाइलेज होता है, वो इनके ऊपर एक्ट करता है, ठीक है। अच्छा, अगर आपकी स्टार्च जो है वो अमाइलोज है, ठीक है। अमाइलोज क्या होती है, वो अनब्रांच्ड चेन थी, मतलब वो स्ट्रेट चेन थी, ठीक है, अल्फ़ा 1 to 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस की, ठीक है। तो द प्रोडक्ट्स ऑफ अल्फ़ा अमाइलेज हाइड्रोलिसिस आर, इसके प्रोडक्ट्स बनते हैं माल्टोज और ट्राइसेक्राइड। ट्राइसेक्राइड का मतलब है माल्टोज बनता है, मिलता है आपको, डाइसेक्राइड है माल्टोज, और ट्राइसेक्राइड मिलता है। ट्राइसेक्राइड के अंदर 3 माल्टोज होते हैं, माल्टोट्रियोज, ठीक है, 3 माल्टोज और माल्टोज मिलता है आपको, ठीक है। फिर इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस होती है, ठीक है, और वो फिर आपको माल्टोज और ग्लूकोज देता है। अच्छा, फिर उसके बाद जब आपके अमाइलोपेक्टिन के ऊपर अल्फा एमाइलेज एक्ट करता है, ये ब्रांच्ड आपका स्टार्च है, तो आपको ग्लूकोज और माल्टोज मिलता है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि जो 1 to 6 लिंकेजेस थे ना ग्लूकोज रेजिड्यूज़ में, ठीक है, उसके ऊपर अल्फा अमाइलेज एक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। अल्फा अमाइलेज अल्फा 1 to 6 लिंकेजेस पे एक्ट नहीं कर सकता, ये सिर्फ अल्फा 1 to 4 लिंकेजेस पे एक्ट करेगा, ठीक है। तो फिर क्या होता है, फिर जो अमाइलोपेक्टिन की जब हाइड्रोलाइजेशन होती है तो उसे हमें आइसोमाल्टेज मिलता है, आइसोमाल्टोज मिलता है। आइसोमाल्टोज के अंदर अल्फा 1 to 6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। तो ये क्या देगा, आपका अल्फा अमाइलेज इन शॉर्ट दे रहा होता है माल्टोज, आइसोमाल्टोज, माल्टोज के अंदर 1 to 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस, आइसोमाल्टोज के अंदर 1 to 6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस, और ग्लूकोज। The further breakdown of disaccharide products to glucose is brought by specific glycosidases. तो आपका जो अमाइलोज था उसके ऊपर जब अल्फा अमाइलोज एक्ट करता है तो उससे हमें मिल जाता है माल्टोज और माल्टोट्रियोज, ठीक है। एक डाइसेक्राइड और एक ट्राइसेक्राइड मिलता है हमें, जो कि माल्टोट्रियोज है, मतलब 3 माल्टोज हैं उसके अंदर। इसके अलावा जब वो अमाइलोपेक्टिन पे एक्ट करता है तो ये ब्रांच्ड चेन है, तो उससे हमें मिलता है आइसोमाल्टोज, ठीक है। आइसोमाल्टोज के अंदर अल्फा 1 to 6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स होते हैं और बाकी हमें उसके साथ ग्लूकोज और माल्टोज मिलता है। मतलब हमें क्या मिल रहा है, हमें ग्लूकोज मिल रहा है, माल्टोज मिल रहा है और आइसोमाल्टोज मिल रहा है। अच्छा, ये मैंने आपके लिए एज अ समरी बनाई है कि जब फूड आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन में तो फूड के ऊपर एक्ट किया अल्फा अमाइलेज ने, बेसिकली डेक्स्ट्रिन्स के ऊपर एक्ट कर रहा था वो, ठीक है। तो अल्फा अमाइलेज जो है वो जब एक्ट करता है अमाइलोज पे, मतलब अल्फा अमाइलेज बेसिकली आपके स्टार्च पे एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो स्टार्च के अंदर जब अमाइलोज के ऊपर एक्ट करता है तो माल्टोज देता है और माल्टोट्रियोज देता है, और जब अमाइलोपेक्टिन पे एक्ट करता है तो माल्टोज देता है, आइसोमाल्टोज देता है और ग्लूकोज देता है। मतलब क्या हुआ है कि आपकी जो पॉलीसेक्राइड्स हैं उनकी डाइजेशन जब होती है तो इन द एंड हमें डाइसेक्राइड और ट्राइसेक्राइड मिल जाता है, और वंस और थोड़े बहुत हमें मोनोसेक्राइड्स मिल जाते हैं। फिर इसके अलावा कुछ हमारी रेजिस्टेंट स्टार्चेज हैं जिनको हम अपने डाइटरी टर्म्स में फाइबर्स कहते हैं, ठीक है। तो जो रेजिस्टेंट स्टार्चेज होती हैं वो डाइजेस्टेबल नहीं होती हैं। क्रिस्टलाइन स्टार्च इज इनसॉल्युबल इन वाटर एंड इज़ नॉन डाइजेस्टेबल। कुछ क्रिस्टलाइन स्टार्च जब उसको कुक कर रहे होते हैं हम तो जेलेटिनाइज हो जाती है। ये जो जेलेटिनाइज फॉर्म है ना, ये इसके ऊपर थोड़ी बहुत आपकी डाइजेशन हो सकती है, लेकिन आपकी जो है फॉर्म
क्रिस्टलाइन फॉर्म है उसके बाद डाइजेशन नहीं हो सकती। तो हीट करने पे या कुक करने पे ये जेलेटिनाइज हो जाता है जो डाइजेस्टेबल है। लेकिन अगर ये ठंडा हो जाए तो कुछ आपकी स्टार्च वापस क्रिस्टलाइन फॉर्म में हो जाती है जो कि रेजिस्टेंट टू डाइजेशन है। तो मतलब ये है कि फ़ाइबर्स की बहुत थोड़ी डाइजेशन होती है, वरना बाकी की जो फाइबर्स होती हैं वो आपकी अनडाइजेस्टेड, दे रिमेन अनडाइजेस्टेड, वो डाइजेस्ट नहीं होती। ठीक है। अच्छा, ये आपकी रिवीजन है। देखें, माउथ में हमने बता दिया, माउथ में आपका स्लाइवरी अल्फा माइलेज एक्ट कर रहा था माइलोज पे और डेक्स्ट्रिन दे रहा था, और अमाइलोपेक्टिन पे कर रहा था और उस पर भी डेक्स्ट्रिन दे रहा था। स्टमक में जाके डाइजेशन नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि वहाँ पे एसिडिटी, गैस्ट्रिक जूस की एसिडिटी होती है जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देती है, स्टॉप कर देती है। फिर उसके बाद आपकी डाइजेशन होती है, पॉलीसेकेराइड पे डाइजेशन हो रही थी, तो आपकी ये जो आपका ये पार्ट है, ठीक है, डुडेनम का, यहाँ पे होती है डाइजेशन। तो क्या होता है, आपके पैनक्रियाज रिलीज़ करते हैं पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस के अंदर होता है अल्फा माइलेज, ठीक है, और ये हाइड्रोलाइज करता है अल्फा 1,2,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स, ठीक है, और ये डेक्स्ट्रिन्स को ब्रेक डाउन कर देता है इनटू माल्टोज, ठीक है। और कौन से आपके अमाइलोज के ऊपर जब एक्ट करेगा, जब अमाइलोपेक्टिन के ऊपर एक्ट करेगा तो माल्टोज और डेक्स्ट्रिन्स देता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके डाइसेक्राइड्स आते हैं, ये भी हम डाइसेक्राइड्स में पढ़ेंगे। आपका डाइजेशन ऑफ डाइसेक्राइड्स, नो डाइजेशन ऑफ डाइसेक्राइड्स और स्मॉल ओलिगोसेक्राइड्स अकर्स इन द माउथ और स्टमक। अच्छा, पहले आपकी पॉलीसेकेराइड्स की डाइजेशन होती है, वो माउथ में होती है और आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, ठीक है। लेकिन आपके जो डाइसेक्राइड्स हैं उनकी डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, उनकी डाइजेशन ना माउथ में होती है और ना ही स्टमक में होती है, ठीक है। स्टमक में पॉलीसेकेराइड्स की हो रही थी डाइजेशन, तब तक हो रही थी जब तक गैस्ट्रिक जूस नहीं फूड के साथ मिल जाता, उसके बाद वो स्टॉप हो जाती है। तो बहुत लिमिटेड डाइजेशन होती है स्टमक में पॉलीसेकेराइड्स की भी, लेकिन डाइसेक्राइड्स की नहीं होती। डाइसेक्राइड्स की सिर्फ अपर स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होती है, ठीक है। अब डाइसेक्राइडेज जो हैं ये वो एंजाइम्स हैं जो डाइसेक्राइड्स पर एक्ट करते हैं, ठीक है। और ये होती कहाँ है एक्टिविटी, मतलब डाइसेक्राइड्स कहाँ ब्रेक डाउन होते हैं, इन द माइक्रोविलाई ऑफ इंटेस्टाइनल म्यूकोसल सेल्स। मैंने आपको बताया था कि ब्रश बॉर्डर होता है, ठीक है, ब्रश बॉर्डर के ऊपर आपके विलाय होते हैं, ठीक है, विलाय के ऊपर आपके ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम माइक्रोविलाय कहते हैं, ठीक है। तो इन माइक्रोविलाय के ऊपर आपकी ये डाइसेक्राइडेज एक्टिविटी होती है। द एंजाइम्स लोकेटेड ऑन म्यूकोसल सेल्स, और यहाँ पे म्यूकोसा होता है, उनकी सेल्स के ऊपर होते हैं ये एंजाइम्स। ये जो डाइसेक्राइडेजेस हैं ये हैं लैक्टेज, सुक्रेज, माल्टेज और आइसोमाल्टेज। याद रखिएगा कि पॉलीसेकेराइड्स के लिए जो एंजाइम्स थे वो था अल्फा माइलेज, दैट्स इट, ठीक है। जबकि डाइसेक्राइड्स के लिए जो एंजाइम्स हैं वो हैं लैक्टेज, सुक्रेज, माल्टेज और आइसोमाल्टेज, ठीक है। ये एंजाइम्स के नाम आपको याद होने चाहिए। अब हम देख लेते हैं ये आपके जितने चारों एंजाइम्स हैं, देख लेते हैं ये किस किस पे एक्ट करते हैं और कैसे एक्ट करते हैं। लैक्टेज catalyzes the cleavage of lactose to galactose and glucose। लैक्टेज ऐड करता है आपके लैक्टोज पर और उसको ब्रेक डाउन करके दे देता है एक मोनोसेक्राइड गैलेक्टोज और एक मोनोसेक्राइड ग्लूकोज। ग्लूकोज और गैलेक्टोज एक एक मॉलिक्यूल इनका मिलकर लैक्टेज बनाता है ना, तो जब ये ब्रेक डाउन होगी तो हमें गैलेक्टोज और ग्लूकोज मिलेगा। अब क्या होता है, लैक्टेज इज ए बीटा 1-4 लिंकेज, ठीक है। लैक्टोज के अंदर बीटा 1-4 लिंकेज होता है, ठीक है। अब लैक्टेज जो है वो स्टीरियो स्पेसिफिक है बीटा लिंकेजेस के लिए, मतलब ये है कि लैक्टेज स्पेसिफिकली बीटा 1-4 लिंकेज पे एक्ट करता है, ठीक है। अच्छा, अब ये बात याद रखिएगा कि यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि
आपकी जो बॉडी है वो ज़्यादातर अल्फ़ा लिंकेजेस पे काम करती है। हमारा लैक्टोज जो है स्पेसिफिकली वो शुगर है जिसके अंदर लिंकेजेस बीटा की फॉर्म में है, तो उसके लिए हमारे पास स्पेसिफिक जो एंजाइम है वो लैक्टेज़ है। लैक्टेज़ भी बीटा पे एक्ट करता है, लेकिन आप ये देखें कि ज़्यादातर सारी की सारी बॉडीज़ पे स्टिल स्पेसिफिक फॉर अल्फ़ा है, ठीक है। तो अब लैक्टेज़ एक्टिविटी जो होती है वो हाई होती है इन्फेंट्स में, ठीक है, लेकिन आहिस्ता 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 जैसे जैसे आप एडल्ट्स होते हैं तो लैक्टेज़ की एक्टिविटी डिमिनिश होती जाती है, कम होती जाती है। तो इसीलिए इंडिविजुअल्स में लैक्टोज़ इंटॉलरेंस हो जाती है, ठीक है। और लैक्टोज़ इंटॉलरेंस में यही होता है कि फिर लैक्टेज़ काम नहीं कर पाता, और अगर लैक्टेज़ काम नहीं करेगा तो आपका लैक्टोज़ एब्जॉर्ब हो ही नहीं सकता, वो फिर सीधा जाता है आपके इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया के पास और इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया उसको फर्मेंट करता है, ठीक है। फिर आता है आपका सुक्रेज़। सुक्रेज़ हाइड्रोलाइज कर रहा होता है सुक्रोज़ को और यील्ड करता है एक ग्लूकोज यूनिट और एक फ्रुक्टोज यूनिट, ठीक है। माल्टेज़ हाइड्रोलाइज करता है माल्टोज़ को और देता है 2 ग्लूकोज यूनिट्स। आइसोमाल्टेज़ हाइड्रोलाइज करा था 1 to 6 बॉन्ड्स माल्टोज़ के अंदर, ठीक है, और इसकी ब्रेकडाउन करके ये देता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। अब आइसोमाल्टेज़ जो है वो स्पेसिफिक है, ज़्यादातर बाकी सारे जो डाइसैक्राइडेजेस हैं वो एक्ट करते हैं अल्फ़ा 1 to 4 पे, लैक्टेज़ एक्ट कर रहा होता है बीटा 1 to 4 पे, मतलब 1 to 4 लिंकेजेस पे एक्ट कर रहे होते हैं सारे डाइसैक्राइडेजेस। लेकिन जो आइसोमाल्टेज़ है वो स्पेसिफिकली है फॉर अल्फ़ा 1 to 6 लिंकेजेस के लिए, ताकि वो भी ब्रेक डाउन हो जाएं, ठीक है। तो उनसे हमें ग्लूकोज मिल जाता है। मोनोसैक्राइड्स टुगेदर विद स्मॉल अमाउंट्स ऑफ रिमेनिंग डाइसैक्राइड्स कैन देन बी एब्जॉर्ब। फिर उसके बाद मोनोसैक्राइड्स, ये सारे मोनोसैक्राइड्स जब मिल जाते हैं तो ये और कुछ हद तक डाइसैक्राइड्स ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं और फिर हमारे ब्लड में आ जाते हैं। अच्छा, अब समरी क्या है? लैक्टेज़ एक्ट करता है लैक्टोज़ पे और दे देता है गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। सुक्रेज़ एक्ट करता है सुक्रोज़ पे और दे देता है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। मैल्टेज़ एक्ट करता है मैल्टोज़ पर और दे देता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। जबकि आइसोमाल्टेज़ एक्ट करता है आइसोमाल्टोज़ पे और दे देता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। दिस इज़ द डाइजेशन ऑफ डाइसैक्राइड्स। अगर आप फिगर में देखें तो अमाइलोज पे जो है आपका जो है माल्टोज़ है, माल्टोज़ के ऊपर माल्टेज़ एक्ट करता है और ग्लूकोज दे देता है, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज देता है। जबकि आपके अमाइलोपेक्टिन, तो अमाइलोज़ की जो जितनी रह गई थी अमाइलोज़ अब ब्रेक डाउन हो गया था माल्टोज़ में, ठीक है। ये देखें स्टमक में और माउथ में हमारा जो अमाइलोज़ है वो माल्टोज़ दे रहा था। अब जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है माल्टोज़ फर्दर ब्रेक डाउन हो जाता है ग्लूकोज में, और अमाइलोपेक्टिन हमें दे रहे थे माल्टोज़ और लिमिट डेक्स्ट्रिन्स। तो माल्टोज़ हमें दे देता है ग्लूकोज और लिमिट डेक्स्ट्रिन्स हमें दे देते हैं ग्लूकोज। इस तरीके से आपकी इनकी भी डाइजेशन हो जाती है। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर योर कंसंट्रेशन। अल्लाह हाफ़िज़।